हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये देखिए दूसरा पेपर है आपका। कौन सा पेपर है? तो ये पेपर है दूसरा। इससे पहला पेपर था बाल विकास का, ठीक है। अब ये है दूसरा पेपर, यानी बाल विकास की क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। और आज से देखिए आपको शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी दूसरा पेपर की, ये जो दूसरा वाला पेपर है इसकी भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए थोड़ा आपको हम इससे रिलेटेड कुछ थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि देखिए ये 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है? इसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 50 में आपके अगर 25 नंबर नहीं आए तो समझ लीजिए आपका बैक लग जाएगा। तो देखिए इसको अच्छे से समझना है क्योंकि जो बाल विकास है वो तो थोड़ा ईज़ी है, ठीक है? बाल विकास जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ईज़ी है, ठीक है? समझना आसान है। लेकिन जो शिक्षण अधिगम है ये थोड़ा उससे टफ है। तो इसको देखिए आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है? इसमें कोई भी क्लास हो तो आपको स्किप नहीं करनी है। सारी क्लासेस देखनी है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? और जो हम थ्योरी आपको इसमें लिखवाएँगे, ठीक है? इतना आसान भाषा का प्रयोग करेंगे कि आप देखिए आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत लोगों को देखा है कि ये जो शिक्षण अधिगम है इसमें भी बैक लग जाती है। तो इसको अच्छे से समझिए, हम इस हिसाब से बताएँगे कि आपका देखिए बैक बिल्कुल नहीं लगेगा और आप अच्छे से अच्छे अंक लेकर आएँगे। ठीक है? इतनी सरल भाषा का प्रयोग करेंगे कि आप बहुत एक ही बार में सारा कुछ समझ जाएँगे। और देखिए ये जो लेसन है, ये पहला लेसन हम एक ही क्लास में खत्म करेंगे। यानी एक ही स क्लास में ये पूरा लेसन खत्म होगा और इससे रिलेटेड ये देखिए जब से ही आप पूरा ये चैप्टर पूरा कीजिए, आखिरी तक इस क्लास को देखिए, फिर देखिए कोई भी आप किताब उठा लीजिए, चाहे आप कोई सीरीज ले लीजिए, जैसे पवन की सीरीज है या राजन सीरीज है या कोई गाइड है, कुछ भी उठा लीजिए, वहाँ क्वेश्चन आप देख लीजिए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपसे इससे बाहर क्वेश्चन अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। सारे क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएँगे, ठीक है? इसीलिए हम बोल रहे हैं अभी आप चैप्टर वाइज़ पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैप्टर वाइज़ नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस डायरेक्ट आप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएँगे। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताएँगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, तो थ्योरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे यानी हल कर देंगे। लेकिन अगर केवल क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है वो क्वेश्चन ना बताया जाए जो क्वेश्चन प पेपर में आ गया हो, तो इससे वो क्वेश्चन आपका छूट जा सकता है। तो पहले आप थ्योरी पढ़िए, क्योंकि थ्योरी में जब जितनी हम थ्योरी आपको बताएँगे, उससे कोई भी क्वेश्चन बने, आप कर लेंगे, ठीक है? इसीलिए सबसे ज़रूरी है पहले थ्योरी कीजिए और ये परीक्षा को लेकर आप परेशान मत होइए। जो एग्ज़ाम है आपका अभी बहुत टाइम है, ठीक है? इसमें आप इधर-उधर के चक्कर मत पड़िए, वो सब झूठी अफ़वाहें फैला रहे हैं। कोई भी सच अभी परीक्षा को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है, यानी दूर-दूर तक अभी परीक्षा आपकी नहीं होगी, ठीक है? देखिए कोर्स पूरा करना हमारी प्रॉब्लम है, हम कोर्स पूरा करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये ज़िम्मेदारी हमारी है, ठीक है? हम आपको पूरा कोर्स भी कंप्लीट करवाएँगे और सारे सब्जेक्ट की टेस्ट भी करवाएँगे और अच्छे से तैयारी भी करवाएँगे, जिससे देखिए आपका 90 प्लस स्कोर आएगा, ठीक है? ये तो हम टारगेट लेकर ही चले हैं। तो पहले हम आपको बता दें एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि जो शिक्षण अधिगम है ये कठिन सब्जेक्ट है, बैक लगती है इसमें। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि ये क्लास स्किप कर दें या छोड़ दें, ठीक है? तो इधर-उधर के चक्कर में मत पड़िए कि परीक्षा कब है, कब नहीं होगी, ये हम जैसे ही कोई जानकारी होगी हम खुद आपको बता देंगे, ठीक है? और देखिए हम खुद डीलेट कर चुके हैं तो हमें पता है कि कब परीक्षाएँ होती हैं, कब नहीं होंगी। क्योंकि हम ना फालतू की हमने कभी जानकारी आपको शेयर की है और ना ही शेयर करेंगे, ठीक है? और जो सच बात है वही हम बताएँगे। तो देखिए जो दूसरा पेपर है, इसमें देखिए टोटल 13 लेसन है। तो अगर आपको सिलेबस देखना है तो इससे पहले हमने सबसे पहले सिलेबस की ही क्लास बनाई थी, ठीक है? यानी सबसे पहली क्लास अगर देखा जाए तो सिलेबस की है। तो उसमें कौन-कौन से लेसन पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है? तो ये चैप्टर के नाम अगर आपको देखना है ठीक, तो ये सारे डिटेल से हमने सिलेबस वाली क्लास में ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस देखना तो आप जाकर वो पिछली वाली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि शिक्षण अधिगम यानी शिक्षण क्या है? तो पहले यहाँ समझ लीजिए शिक्षण को कहते हैं हम टीचिंग। शिक्षण को क्या कहते हैं? टीचिंग यानी पढ़ाना। अगर इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि शिक्षण क्या है? तो शिक्षण है देखिए पढ़ाना, ठीक है? यानी टीचिंग। और अधिगम क्या है? तो अधिगम को हम कहते हैं लर्निंग। अधिगम को क्या कहते हैं? लर्निंग मतलब सीखना। अधिगम में यानी हम सीखते हैं। अधिगम के द्वारा क्या है? सीखते हैं। अगर इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए कि अधिगम क्या है? तो है सीखना, ठीक है? इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। यानी हम शिक्षण अधिगम में यानी पढ़ना और सीखना ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलेंगी, ठीक है? यानी पढ़ाने और सिखाने की क्रिया जो है एक साथ अधिगम में कराई जाती है, ठीक है? तो अब देखिए लेसन का नाम है शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य, ठीक है? यानी शिक्षण का अर्थ एवं
उद्देश्य। इसमें हमें केवल पढ़ना है कि शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण की परिभाषाएं कौन-कौन सी हैं और शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है? तो चलिए समझते हैं शिक्षण का अर्थ क्या है, ठीक है? यानी ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोणों को दूसरों को सिखाने की प्रक्रिया है। यानी शिक्षण क्या है? ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोणों को दूसरों को सिखाने की प्रक्रिया है, ठीक है? तो देखिए सरल शब्दों में समझिए, सरल शब्दों में क्या है? जब कोई व्यक्ति जैसे शिक्षक किसी दूसरे व्यक्ति जैसे छात्र को कोई बात या विषय, कला या व्यवहार सिखाता है, तो उस प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं, ठीक है? देखिए कितनी आसान भाषा है, आप एक ही बार में समझ गए होंगे, ठीक है? ज़्यादा हमें एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलिए, अब देखिए शिक्षण के प्रमुख तत्व, यानी शिक्षण के प्रमुख तत्व कौन-कौन से हैं? तो शिक्षण के 3 प्रमुख तत्व होते हैं, कौन से? 3, ठीक है? एक है देखिए शिक्षक, फिर शिक्षार्थी, ठीक है? और विषय वस्तु, जिसे हम कहते हैं सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम, ठीक है? तो देखिए शिक्षक क्या है? जो सिखाता है, ठीक है? जो शिक्षक है वो सिखा रहा है और फिर लर्नर यानी जो छात्र है वो सीख रहा है, यानी जो सीखता है और विषय वस्तु जो सिखाई जा रही है, ठीक है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि शिक्षण के कितने स्तंभ हैं? स्तंभ यानी पोल। तो अगर शिक्षण के स्तंभ पूछे तो आपको लिखना है 3, ठीक है? इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि देखिए शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है? तो यहाँ से एक देखिए क्वेश्चन बनता है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? जॉन ड्यूबी या कहीं पर डीबी लिखा होगा यानी जॉन डीबी लिखा होगा या तो फिर जॉन ड्यूबी। तो ये किसने कहा है कि त्रिध्रुवी प्रक्रिया है? ठीक है? तो ये कहा है जॉन ड्यूबी ने। इसमें कौन-कौन चीज़ शामिल है? तो देखिए पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक होता है और छात्र होता है। यानी सिलेबस होगा, स्टूडेंट होगा और शिक्षक यानी टीचर होगा। इन्हीं को मिलाकर क्या कहा गया है कि ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। इनमें 3 चीज़ें शामिल हैं। ठीक है? और एक दूसरे प्रोफेसर थे एडम्स। एडम्स ने कहा कि जो शिक्षण है, द्विमुखी प्रक्रिया है। यानी इसमें देखिए शिक्षक और छात्र शामिल होते हैं। ठीक है? ये किसने कहा है? तो एडम्स ने कहा है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो चलिए समझते हैं अधिगम क्या है? ठीक है? यानी अधिगम। तो अधिगम का मतलब है सीखने की प्रक्रिया। जब कोई इंसान अनुभव, अभ्यास, पढ़ाई या किसी और तरीके से कुछ नया सीखता है। ठीक है? यानी कोई इंसान है जो अपने अनुभव या पढ़ाई के द्वारा या किसी तरीके से कुछ नया अगर सीख रहा है, तो वो क्या है? अधिगम है। यानी सीखता है या समझता है या उसका व्यवहार बदलता है, तो उसे अधिगम कहा जाता है। ठीक है? जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, ये क्या है? यह भी अधिगम है, ठीक है? अगर आपने साइकिल चलाना सीखा है, साइकिल है या मोटरसाइकिल है, कुछ भी चलाना आप सीख रहे हैं, तो ये क्या है? अधिगम के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए अब समझते हैं कि अधिगम की विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं। यह अनुभव और अभ्यास से होता है, जो अधिगम है, अनुभव के द्वारा आता है, ठीक है? और अभ्यास करने से। यह धीरे-धीरे होता है, यानी जो अधिगम की प्रक्रिया है, ये धीरे-धीरे चलती है, यानी सीखने की प्रक्रिया, ठीक है? अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है? सीखना। और देखिए इससे ज्ञान, कौशल, व्यवहार और सच में बदलाव आता है। इससे क्या है ज्ञान में और कौशल में, ठीक है? और व्यवहार में बदलाव आता है। यह आजीवन चलता रहता है। यानी जो अधिगम की प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी जन्म से लगाकर कहाँ तक चलती है ये प्रक्रिया? मृत्यु तक। यानी जब बच्चा जन्म लेता है, तब से अधिगम की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और उसके मृत्यु तक ये अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी सीखने की जो है क्रिया होती रहती है। ये जीवन पर्यंत चलती है। चलिए अब अगला समझिए शिक्षण का व्यापक अर्थ। ये इम्पोर्टेंट है देखिए, इस लेसन से क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षण का व्यापक अर्थ लिखिए। तो देखिए शिक्षण का व्यापक अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति या संस्था किसी अन्य व्यक्ति या समूह को ज्ञान, मूल्य, कौशल, आचरण, सोचने की शक्ति और जीवन जीने के तरीके सिखाने का प्रयास करता है। ठीक है? यह प्रक्रिया केवल विद्यालय या कक्षा तक सीमित नहीं होती, बल्कि परिवार, समाज, अनुभव, मीडिया और परिवेश से भी होती है। यानी जो अधिगम की प्रक्रिया है, यह केवल विद्यालय तक नहीं सीमित होती है कि केवल विद्यालय में ही सीखा जाता है, ठीक है? या कक्षा में ही शिक्षण कार्य होता है। देखिए, ये परिवार से भी सीखने को मिलता है हमें, समाज से भी कुछ सीखते हैं, ठीक है? और अपने अनुभव के द्वारा भी हम कुछ सीखते हैं और मीडिया यानी सोशल मीडिया के थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और आप अपने परिवेश यानी वातावरण से भी हम बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो ये क्या है ये सीखने का जो है शिक्षण का व्यापक अर्थ है। ठीक है?
अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, अब चाहें तो आप अथवा में इसको लिख सकते हैं। जैसे शिक्षण का व्यापक अर्थ है ऐसा सतत और समग्र प्रयास जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो और वह एक जागरूक, उत्तरदायी तथा नैतिक नागरिक के रूप में समाज में योगदान दे सके। ठीक है? चलिए अब आगे समझते हैं। शिक्षण का संकुचित अर्थ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है? शिक्षण का संकुचित का मतलब होता है सीमित करना, लिमिटेड कर देना। ठीक है? किसी चीज़ को लिमिटेड मतलब छोटा कर देना। ठीक है? जैसे शिक्षण का संकुचित अर्थ उस स्थिति को कहते हैं जब शिक्षण को केवल सीमित दायरे में देखा जाए। ठीक है? यानी इसका जो शिक्षण का अगर दायरा है सीमित कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं संकुचित करना। ठीक है? जैसे केवल स्कूल कॉलेज की कक्षा में, यानी स्कूल और कॉलेज में जो हम सीखते हैं वो क्या है, ये संकुचित है, यानी उसी तक सीमित है। केवल शिक्षक और विद्यार्थी के बीच, यानी जो ये शिक्षण कार्य होता है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच ही होता है। केवल पाठ्य पुस्तक आधारित होता है, यानी जो ये शिक्षण कार्य होता है ये पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड होता है, इसके बाहर इसमें शिक्षण कार्य नहीं होता है। परीक्षा केंद्रित ज्ञान के आदान प्रदान तक है, यानी इसका मेन केंद्र बिंदु क्या होता है, परीक्षा, कि आप एग्जाम दीजिए और अंक लाइए अच्छे। ठीक है? और बाहरी ज्ञान से इसका कोई भी मतलब नहीं है। शिक्षण का संकुचित अर्थ इस प्रकार समझा जा सकता है, तो समझिए देखिए। कक्षा तक सीमित, यानी जब शिक्षण को केवल स्कूल, कॉलेज या किसी संस्था की चार दीवारी में ही माना जाता है, तो उसे हम कहते हैं कक्षा तक सीमित। ठीक है? फिर देखिए दूसरा है पुस्तक आधारित, जब केवल पाठ्यक्रम या किताबों के ज्ञान को ही शिक्षा का मूल माना जाता है, यानी जब हम केवल पाठ्यक्रम और किताबों को ही शिक्षा का केंद्र मानते हैं। ठीक है? अगला देखिए, तीसरा पॉइंट है अंक या डिग्री केंद्रित, यानी जब शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक या डिग्री प्राप्त करना हो। फिर अगला देखिए एक तरफा प्रक्रिया, जब जब शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी केवल सुनता है, सवाल नहीं करता, विचार नहीं करता, यानी ये क्या है, एक तरफा प्रक्रिया है। और जबकि ये शिक्षण की जो प्रक्रिया है दोनों तरफ होनी चाहिए। ठीक है? चलिए अब समझते हैं शिक्षण की परिभाषाएं। ठीक है? आपको इसमें देखिए अब शिक्षण की परिभाषाएं लिखनी है। अगर शिक्षण की एग्जाम में आपसे परीक्षा में देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षण की परिभाषा लिखिए, तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही परिभाषा नहीं लिखनी है। किसी प्रोफेसर यानी मनोवैज्ञानिक का नाम लिखिए, उसके अनुसार परिभाषा दीजिए, तब आपको देखिए नंबर अच्छे दिए जाते हैं। ठीक है? तो देखिए पहली परिभाषा है डॉक्टर माथुर के अनुसार, यानी शिक्षण का अर्थ विद्यार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना जिसे विद्यार्थी अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके। वह स्वयं योजना बना सके और शैक्षिक सामग्री इकट्ठा कर उसे सुसंगठित रूप में प्रयोग कर सके तथा लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये किसने दिया है? डॉक्टर माथुर ने दिया है। ठीक है? इसमें देखिए किताब में बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारे प्रोफेसर हैं यानी मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन हमने 3 ही लिए हैं। ठीक है? हमने सोचा एक भारतीय भी ले लिया जाए, इसीलिए हमने डॉक्टर माथुर को सबसे ऊपर रखा है और ज़्यादातर तो सब विदेशी ही हैं। अगले मनोवैज्ञानिक है देखिए ह्यूज के अनुसार, ठीक है? शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना, यानी शिक्षण का क्या अर्थ है? सीखने में सहायता करना। अगली है देखिए हर्बर्ट के अनुसार देखिए, शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है? ये परिभाषा दी होगी और कहेगा कि ये परिभाषा किसकी है। ठीक? चलिए अब समझते हैं शिक्षण के उद्देश्य, यानी शिक्षण के उद्देश्य क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है देखिए ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता जरूर है। शिक्षण का उद्देश्य होता है विद्यार्थी में सोचने समझने की क्षमता विकसित करना, यानी शिक्षण का मेन उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी में सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना और उसके अंदर अच्छे गुण पैदा करना। ठीक है? और उसे आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है? यानी शिक्षण के द्वारा ही हम उसके अंदर विद्यार्थी के अंदर अच्छे गुण पैदा कर सकते हैं और उसको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, वो दूसरों पर निर्भर नहीं होगा। जैसे आप पढ़ लिख कर अभी आप जब डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड हो जाएगा, आप सीटेट कर लेंगे। ठीक है? टेट कर लेंगे, इसके बाद जब आपको नौकरी मिलेगी तो ये आप आत्मनिर्भर बन जाएँगे। ठीक है? आप किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज को योग्य नागरिक बनाने में मदद करती है। यानी शिक्षण का मेन उद्देश्य देखा जाए तो ये नहीं है कि आप केवल नौकरी पाएँ। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि हम देखिए एक अच्छे नागरिक बने, आत्मनिर्भर बने, ठीक है? और समाज में
अच्छा अपना योगदान दे सके। तो देखिए पहला उद्देश्य है मानसिक क्षमता का विकास। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अतुल्य में क्वेश्चन आता है कि शिक्षण के उद्देश्य, कोई दो उद्देश्य लिखिए। अगर कह दिया कि शिक्षण के कोई दो उद्देश्य लिखिए तो आप जैसे एक और ये दो आप लिख सकते हैं, जैसे मानसिक क्षमता का विकास करना, क्रियाशीलता का विकास करना। बस इतना ही काफी है। लेकिन जैसे लघुत्तरी में आ रहा है तो आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। अगला देखिए, तीसरा है बालक को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, शिक्षण का ये भी उद्देश्य है। चौथा है देखिए, बालकों में संवेदनशीलता का विकास करना, यानी शिक्षण के द्वारा ही हम बालक के अंदर सेंसिटिव यानी संवेदनशील उसको बना सकते हैं, यानी दयालु बना सकते हैं। काइंडनेस उसके अंदर, काइंड दयालुता का गुण कैसे आता है? शिक्षा के द्वारा। अगला देखिए, बालकों में वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता प्रदान करना, यानी वातावरण के प्रति समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, यानी खुद को वातावरण के अनुसार एडजस्ट करना। ठीक है, समायोजित कर लेना। छठा पॉइंट है बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मानुभूति करने के योग्य बनाना। ठीक है, यानी बालकों में देखिए आत्मविश्वास को जगाना, फिर देखिए आत्मानुभूति करने के योग्य बनाना। फिर सातवां पॉइंट है छात्रों की क्रियात्मक पहलू का विकास करना, यानी छात्रों के क्रियात्मक पहलू का विकास किया जाता है। आठवां है देखिए छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों का विकास करना। और अगला है देखिए छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करना, नए नए ज्ञान के लिए, नया नया सिखाने के लिए, कुछ नया सिखाने के लिए उसे प्रेरित करना यानी मोटिवेट करना। चलिए अब समझते हैं उत्तम शिक्षण क्या है। ठीक है, शिक्षण वह साधन है जिसके माध्यम से बालक का विकास इस प्रकार किया जाता है कि बालक में परिस्थितियों से लड़ने एवं वातावरण में समायोजित होने की क्षमता आ जाए। जो क्रिया अपने लक्ष्य को जितने ही सरल एवं अच्छे ढंग से प्राप्त कर लेती है वह उतनी ही उत्तम मानी जाती है। ठीक है, तो ये तो रहा उत्तम शिक्षण। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि देखिए उत्तम शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तम शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। और ये 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। हमने देखिए सन मेंशन नहीं किया, नहीं तो आपको पता चल जाता है किस सन में ये पूछा गया है। तो देखिए उत्तम शिक्षण की विशेषताएं, तो देखिए पहली विशेषता है स्पष्ट उद्देश्य। शिक्षक को यह स्पष्ट पता होता है कि वह क्या सिखाना चाहता है और विद्यार्थियों को क्या सीखना चाहिए। ठीक है, दूसरा है देखिए विद्यार्थी केंद्रित, यानी शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। यानी जो शिक्षण कार्य है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित होना चाहिए। तीसरा है देखिए सक्रिय भागीदारी। शिक्षण ऐसा हो जिसमें छात्र सवाल करे, चर्चा करे, गतिविधियों में भाग ले। ठीक है, केवल किताबी ही ज्ञान नहीं, देखिए एक्टिविटीज भी करवानी चाहिए। चौथा पॉइंट है देखिए शिक्षक विषय को जीवन से जोड़कर उदाहरण और अनुभव से समझाता है। अगला पांचवा पॉइंट है स्पष्ट और सरल भाषा। भाषा ऐसी हो जो विद्यार्थियों को समझ में आए और भ्रम पैदा ना करे, यानी जो भाषा का ऐसा प्रयोग करना चाहिए जो ऐसी भाषा हो जो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन ना हो। छठा है देखिए प्रश्नोत्तर और पुनरावलोकन। नियमित प्रश्न पूछकर और दोहरा कर छात्रों की समझ की जांच की जाती है। जैसे देखिए जब आप ये लेसन पूरा हो जाएगा तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन का टेस्ट भी कर लेते हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि जिससे आपने पिछला जो पढ़ा है वो सारा आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, और आपके जितने क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी आप समझ लें और याद कर लें। दूसरा है देखिए प्रेरणादायक। अगला है देखिए प्रेरणादायक, यानी शिक्षक विद्यालय को सीखने के लिए प्रेरित करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है देखिए अनुकूल वातावरण। कक्षा में ऐसा माहौल होता है जिसमें विद्यार्थी खुलकर अपनी बात कह सके, यानी कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी कोई भी प्रश्न अगर पूछना चाह रहा है तो वो खुलकर पूछ सके। ठीक है, देखिए नवा पॉइंट है नैतिक एवं मूल्य आधारित। उत्तम शिक्षण केवल ज्ञान ही नहीं, अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्य भी देता है। ठीक है, यानी उत्तम शिक्षण के द्वारा हम ये ऐसा नहीं है केवल ही हम किताबी ज्ञान ले रहे हैं, इससे हमें संस्कार भी मिलते हैं और नैतिक मूल्य भी, इससे हम नैतिक मूल्यों को भी हम सीखते हैं। चलिए अब देखिए अगर आप उत्तम शिक्षण की विशेषताएं अगर
केवल पॉइंट वाइज मत हेडिंग के द्वारा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये 5 पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है? जैसे पहला है शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा है शिक्षण दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है? यानी शिक्षण कैसा होना चाहिए? दया, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। तीसरा है अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होना चाहिए, यानी जो अच्छा शिक्षण है वो कैसा मोटिवेशनल होना चाहिए। चौथा पॉइंट है शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए, ठीक है? पांचवा पॉइंट है देखिए शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निर्देशात्मक होना चाहिए। अगर आपको ये सही लग रहा है तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है? चलिए अब समझते हैं शिक्षण और प्रशिक्षण क्या है। तो देखिए शिक्षण किसे कहते हैं और प्रशिक्षण कैसे किसे कहते हैं? तो समझिए शिक्षण शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना, यानी शिक्षण का क्या मतलब होता है? पढ़ाना और समझाना। जब कोई टीचर आपको किताबों से चीज समझाता है, कोई चीज समझाता है, जैसे गणित है, विज्ञान, इतिहास आदि, तो वह शिक्षण होता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, तो हम देखिए क्या कर रहे हैं? ये शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसका मकसद होता है आपको ज्ञान देना, सोचने की शक्ति बढ़ाना और अच्छा इंसान बनाना, ठीक है? देखिए जैसे आपको हम ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है? यानी हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो जिससे आपके सोचने की शक्ति तो बढ़ रही है, ठीक है? आप ज्ञान के माध्यम से ही तो सोचने की शक्ति बढ़ती है और अच्छा इंसान, तो आप अगर आप शिक्षित हैं तो अच्छे इंसान तो आई होप होंगे ही आप, ठीक है? अगला है देखिए स्कूल में टीचर जब आपको पाठ पढ़ाते हैं, वह क्या है? शिक्षण है, ठीक है? अब चलिए समझते हैं प्रशिक्षण। इसमें से थोड़ा-सा डिफरेंस है, बस आपको ध्यान से समझना है। देखिए प्रशिक्षण का मतलब होता है कोई काम करना, सीखना। यानी अगर प्रशिक्षण का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कोई काम करना सीखना, ठीक है? इसमें किसी खास काम को कैसे करना है, यह सिखाया जाता है, ठीक है? यानी कोई स्पेशल वर्क आपको सिखाया जाता है। यह ज़्यादा व्यावहारिक होता है, ठीक है? या फ़ैमिलियर ज़्यादा होता है। उदाहरण कंप्यूटर चलाना सिखाना, सिलाई करना, गाड़ी चलाना, यह सब क्या है? प्रशिक्षण है। जैसे आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, तो ये क्या है? देखिए प्रशिक्षण है। सिलाई करना सीखते हैं, ये भी प्रशिक्षण है। गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, ये भी प्रशिक्षण है। ठीक है? चलिए अब समझते हैं शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर क्या है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अंतर समझिए। देखिए हमने पहले आपको अंतर क्यों नहीं बताया? हमने पहले बता दिया आपको शिक्षण और प्रशिक्षण में मतलब इनकी परिभाषाएँ क्या हैं। पहले हमें समझना होगा कि शिक्षण क्या है? अगर आपने शिक्षण समझ लिया और प्रशिक्षण के बारे में समझ लिया, तो अगर आप ये अंतर भले ही आप भूल जाएँ पेपर के टाइम, अगर आपको डेफिनिशन पता है कि शिक्षण होता क्या है और प्रशिक्षण होता क्या है, तो आप अपने आप ही खुद इसका अंतर कर सकते हैं, ठीक है? और लिख भी सकते हैं, ठीक है? तो चलिए समझिए, शिक्षण ज्ञान और सिद्धांत देने की प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? ज्ञान और सिद्धांत देने की प्रक्रिया है, जबकि प्रशिक्षण कौशल और कार्य करने की प्रक्रिया है। कौशल क्या है? कार्य करने की प्रक्रिया है। दूसरा है देखिए, शिक्षण सैद्धांतिक होता है, यानी शिक्षण में क्या है? सिद्धांत होते हैं, जबकि प्रशिक्षण व्यावहारिक होता है, ठीक है? तो ये तो 2 अंतर हुए। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा अंतर है देखिए शिक्षण लंबी अवधि का होता है, यानी जो शिक्षण कार्य है वो लंबे समय तक चलता है, ठीक है? लेकिन प्रशिक्षण छोटी अवधि का होता है, यानी प्रशिक्षण जो है कम समय में पूरा हो जाता है। जैसे आप कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, तो जैसे या तो आप 3 महीने का कोर्स कर रहे हैं, या तो 6 महीने का कोर्स कर रहे हैं, या तो 1 साल का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या है, आप देखिए ये सीमित है, ये कम समय के लिए होता है, लेकिन जो शिक्षण कार्य है, वो आप कब से नर्सरी केजी से करते आ रहे हैं और आगे तक करते जाएँगे। चौथा पॉइंट है देखिए शिक्षण स्कूल या कॉलेज में होता है, यानी शिक्षण कार्य कहाँ पर होता है? विद्यालय में करवाया जाता है, ठीक है? लेकिन प्रशिक्षण संस्थान या कार्यस्थल पर होता है, ठीक है? प्रशिक्षण कहाँ पर होता है? जैसे आप कंप्यूटर सीखने गए, तो एक कंप्यूटर का एक संस्थान होता है, इंस्टीट्यूट होता है, आप वहाँ सीखते हैं या कोई कार्यस्थल है, वहाँ पर कुछ सीखते हैं, ठीक है? अगला देखिए 5वां पॉइंट है शिक्षण सोचने की क्षमता बढ़ाता है, यानी शिक्षण से आपकी सोचने की थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, यानी सोचने की क्षमता बढ़ती है और प्रशिक्षण काम करने की क्षमता बढ़ाता है। अगर आप प्रशिक्षित हैं, तो जो भी जिस काम के लिए आपने प्रशिक्षण लिया है, उससे उसकी आपको करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है? तो देखिए हमने ये पहला लेसन शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का ये पूरा कर लिया है। अब देखिए इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी में से इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? अब चाहे इससे ये पहले पूरी थ्योरी आप पढ़ लीजिए, फिर चाहे आप कोई ऑब्जेक्टिव उठाकर देख लीजिए या त्रिगुत्री क्वेश्चन या लघुत्तरी क्वेश्चन, इसी में से आएँगे और ना ही आपको इसके अलावा 3-4 क्लास अलग से देखने की ज़रूरत है। एक ही क्लास में ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है? चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इससे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं।
इससे देखिए क्वेश्चन आएगा कि शिक्षण का सामान्य अर्थ लिखिए, या शिक्षण का व्यापक अर्थ लिखिए, या फिर कहेगा कि शिक्षण का संकुचित अर्थ बताइए, ठीक है? तो 3 तो क्वेश्चन ये बने। और चौथा देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है, शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? और यहाँ हमने एक और क्वेश्चन 2-3 नहीं मेंशन किए हैं। कहा कि देखिए उत्तम शिक्षण की विशेषताएँ, यानी उत्तम जो शिक्षण है उसकी विशेषताएँ लिखिए, ठीक है? और शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर क्या होता है? यानी इससे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो बस आपको देखिए पहले चैप्टर वाइज़ अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जब तक आप चैप्टर वाइज़ नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन करने से आपका फ़ायदा नहीं होगा। बस क्या है, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी आप अगर मान लीजिए आप सीरीज़ से पढ़ रहे हैं, तो सीरीज़ से पढ़कर आप देखिए, अगर अच्छे अंक नहीं ला पाएँगे, बस हाँ, ये है आप पास हो जाएँगे, ठीक है? फेल नहीं होंगे, पास हो जाएँगे। लेकिन आप जो कहें कि आप अच्छे अंक लाएँगे, तो अच्छे अंक नहीं ला सकते। इसीलिए आपको चैप्टर वाइज़ ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि तभी जाकर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। क्योंकि एक दिन में जब 3-3 पेपर होंगे, सारा कुछ अगर क्वेश्चन करके गए हैं, तो सब भूल जाएँगे। यहाँ से जो ये कॉन्सेप्ट पढ़कर गए हैं, जो-जो आप लिखेंगे कॉपी में, ये सब धीरे-धीरे आपका देखिए दिमाग में आपके छपता जाएगा, और जब वो पेपर के समय में ये सारा कुछ आपको याद आ जाएगा। ठीक है? इसीलिए हम बोल रहे हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर मत आइए, अभी काफ़ी टाइम है परीक्षा का, ठीक है? इसकी टेंशन मत लीजिए, परीक्षा से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी हम तुरंत आपको बताएँगे, ठीक है? और काफ़ी पहले भी बता देंगे। और देखिए हम डीलेट कर चुके हैं, हमें सारी जानकारी पता है कि कब परीक्षाएँ होंगी, कब नहीं होंगी। तो बस आप परेशान मत होइए, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। और एक ज़रूरी बात, देखिए डेली हम भूल जाते हैं कि आप देखिए लाइक नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है? और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।